हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अपूर्वा सक्सेना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिजियोलॉजी को किस वे में पढ़ना है। इसमें बेसिकली पहले मैं वो टिप्स बताऊंगी जो कि आपको हर चैप्टर में फॉलो करनी है और फिर हम चैप्टर वाइज भी अलग अलग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जिससे उनके मार्क्स कम आ जाते हैं फिजियोलॉजी में, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो वो आप मत करिएगा वो गलतियाँ। और हम ये भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और आपको कितने कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है, कैसा आंसर लिखना है जिससे आपके मार्क्स भी एक टॉपर के मार्क्स जैसे आ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो फिजियोलॉजी आपके लिए बिल्कुल भी नया सब्जेक्ट नहीं है। जैसे एनाटॉमी, बायोइलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़, बायोमैकेनिकल मोडालिटीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए न्यू हैं। बट जो फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल भी न्यू नहीं है। उसका 70% तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपने 11th-12th में। अब वो आप भूल गए हो या सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पर आपने पढ़ा था, वो बात अलग है। बट स्टिल फिजियो इज़ नॉट अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू एट ऑल। तो स्टार्टिंग में तो आपको लगता है कि फिजियोलॉजी तो बहुत इजी है, सब वही पहले का पढ़ा हुआ है, इसे तो आराम से कर लेंगे। आई एग्री, जनरल फिजियोलॉजी में आपको बहुत आसानी भी होती है, बट जैसे जैसे रेगुलेशंस, मैकेनिज़म्स, ग्राफ्स ये सब आने लगते हैं तो कई बार फिजियोलॉजी भी एनाटॉमी के जैसे वास्ट लगने लगती है और स्टूडेंट्स इससे डरने लगते हैं। और यही चीज़ होती है एग्ज़ाम के टाइम पर, जब स्टूडेंट्स अचानक से फिजियोलॉजी का सिलेबस देखते हैं और उनको पता चलता है कि ये पहले का उतना पढ़ा हुआ नहीं था, ये अपडेटेड वर्जन है, और उन्हें उस टाइम पर समझ में नहीं आता है कि अब फिजियोलॉजी को कैसे पढ़ना है। तो आइए इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिसका हर एक टॉपिक क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिसे आप बहुत आसानी से क्लिनिकली समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिजियोलॉजी को कैसे पढ़ें, सिर्फ कॉन्सेप्ट मेकिंग के अलावा उसको कैसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, और एग्ज़ाम में तो अच्छे स्कोर आ ही जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए तो चलिए आप शुरू करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स तो बहुत सारी हैं, बट मेरी फेवरेट 3 बुक्स हैं, गाइटन, ए.के. जैन और शंभुलिंगम। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो जो गाइटन है वो 3 इडियट्स के चतुर्राम लिंगम जैसी है, और जबकि जो शंभुलिंगम है वो आमिर खान के जैसी बिल्कुल सिंपल है। मतलब क्या हुआ, मतलब जो शंभुलिंगम है उसमें काफ़ी इजी टेक्स्ट में दिया हुआ है, वही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में दिया हुआ है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जबकि जो गाइडन है उसमें वही चीज़ थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल की दी हुई है और थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है उसको समझने के लिए। बट आपको अगर अच्छा स्कोर करना है या दूसरों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख के आना है तो आप गाइडन को प्रेफर कर सकते हो। तो अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप शंभुलिंगम को प्रेफर कर लो। बट अगर आपका फर्स्ट ईयर का अभी स्टार्टिंग है और आप देख रहे हो कि आपको फिजियोलॉजी कैसे पढ़ना है, तो यार देखो, एग्ज़ाम पास करना सिर्फ आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पे स्टडी करो। सो आई वुड सजेस्ट कि जो गाइडन है उसमें सारे टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन सब कुछ स्टैंडर्ड लेवल के दिए हुए, तो एक बार एटलीस्ट उसको रीड कर लेना। सेकेंडली, अगर आपको क्लासिफिकेशन टेबल्स चाहिए हैं या अगर आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर किस वे में पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, तो आप ए.के. जैन को प्रेफर कर सकते हो। और अगर आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह देखना है तो वो सबसे ईजीएस्ट आपको शंभुलिंगम में मिल जाएंगे, तो आप शंभुलिंगम को उसमें प्रेफर कर सकते हो। तो अब आप इन तीनों बुक्स में से देख लो कि आपको कौन सी सूटेबल लगती है और आप कौन सी प्रेफर करना चाहते हो। तो ये तो हो गई हमारी बुक्स की बात। अब इसको पढ़ना कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरी जो पहली स्ट्रैटेजी है वो है जस्ट रीड एंड एनालाइज। क्या करना है इसमें? इसमें आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी एक टॉपिक उठाओ और उसको रीड करो। आप एक रफ रीडिंग दे दो, आपको चाहे उस टॉपिक में कितना भी टाइम लग रहा हो, चाहे 5 मिनट लग रहा हो, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, वो आपके ऊपर है। और आप कोई भी बुक से प्रेफर कर सकते हो। आप गाइडन से पढ़ लो, ए.के. जैन से पढ़ लो, शंभुलिंगम से पढ़ लो, या आपको जो भी बुक अच्छी लगती है आप उससे पढ़ो। बट उस टाइम पर आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, नोट्स नहीं बनाने हैं। एंड प्लीज़ अपना फ़ोन साइड कर देना। जब आप रीड कर रहे हो कोई भी चीज़ तो आप कोई और दूसरा काम नहीं करोगे, आप उस टाइम पर सिर्फ रीडिंग ही करोगे। और उसमें आप ये देखोगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको क्या अच्छी लग रही है उसमें, जो अच्छा लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप अंडरलाइन कर लो, और बस आपने टॉपिक रीड कर लिया, बस ख़त्म। उसके बाद आप अपना कोई भी दूसरा काम कर सकते हो। अब बात
करते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी की। तो मेरी सेकंड स्ट्रैटेजी ये है कि रीड विथ मेकिंग नोट्स। मतलब आपने एक बार रीड कर लिया था, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन भी कर ली थी, तो अब आप जब सेकेंड टाइम रीड कर रहे हो तो आपको नोट्स बनाते जाना है। अब नोट्स कैसे बनाओगे, तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी टॉपिक है उसका आप डेफिनेशन पैराग्राफ में लिख लो, 2-3 लाइन में उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद की जो भी प्रोसेस है, पैथोलॉजी है या कोई भी चीज़ है, तो आप उसको ट्राई करो कि फ्लो चार्ट में लिखो। और फिर उसके बाद कोई भी उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस रहेगा तो वो आप नीचे फिर से पैराग्राफ में लिख सकते हो। तो इस टाइप से आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो जब आप बाद में पढ़ोगे उसको तो आपको काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस याद हो जाता है बट प्रोसेस में आप ब्लेंडर कर लेते हो। तो अगर आप फ्लो चार्ट में लिखोगे तो आपको वो चीज़ अच्छे से याद रहेगी और आप भूलोगे भी। सो अब बात करते हैं मेरी थर्ड स्ट्रैटेजी की। मेरी थर्ड स्ट्रैटेजी ये है कि रीड योर सेकेंड बुक एंड ऐड पॉइंट्स इन योर नोट्स। मतलब अभी आपने अपनी बुक रीड कर ली थी, नोट्स भी बना लिए। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप अभी गाइडेंस से पढ़ रहे थे, तो अब आप एके जैन और सेम्बोलिंगम को उठाओ और उसके बाद आप अपने नोट्स में ये देखो कि उन बुक्स में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपके नोट्स में नहीं है, और वो पॉइंट्स को, वो डायग्राम्स को, वो क्लासिफिकेशन टेबल्स को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। तो इससे ये होगा कि आपके नोट्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे और ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल के हो जाएंगे और दूसरों से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैंने अभी बताई, ये आपको हर यूनिट में अच्छे से फॉलो करनी है। अब इसके बाद हम यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि हर यूनिट को किस हिसाब से कैसे पढ़ना है। तो अगर आप मेरी बात मानो तो आप एक बार अपनी 11th की एनसीईआरटी बुक का ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर्स के सारे यूनिट्स एक बार अच्छे से पढ़ लो। तो इससे आपको, जब आप मेन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे और आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। सो अब हम यूनिट वाइज बात कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है जनरल फिजियोलॉजी। तो जनरल फिजियोलॉजी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं जिनका आपको फ्लो चार्ट बनाना है, और आप जब भी फ्री रहोगे तो आपको वो कॉपी, वो नोटबुक उठा के आपको वो फ्लो चार्ट रिवाइज करते रहना है। इससे आपका जनरल फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है वो आराम से कवर हो जाएगा। एक छोटी सी स्ट्रैटेजी और बता देती हूँ जो कि आपको आगे के सारे चैप्टर्स में फॉलो करनी है, और वो ये है कि अगर आप कोई भी रेगुलेशन, मैकेनिज्म, पाथवे पढ़ते हो तो आपको उनका फर्स्ट लेटर बाहर निकाल लेना है और उससे निमोनिक या कोई स्टोरी बनानी है। वो आप अपने ओन वर्ड्स में भी बना सकते हो या फिर आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। बट आप मेरी मानो तो आप अपने ओन वर्ड्स का ही बनाओ, तो आपको उससे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। इससे ये होगा कि आपको उसका ऑर्डर याद रहेगा एक स्टोरी के उससे, और आपको आसानी रहेगी उसको याद करने में। इसके बाद कुछ डुअल टॉपिक्स भी होते हैं जो कि आपके एनाटॉमी में भी होंगे और फिजियोलॉजी में भी होंगे। तो ये एक्चुअली आपके टाइम सेविंग टॉपिक्स हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एक ही नोट्स बनाने हैं, मतलब आप उसी नोट्स में एनाटॉमी भी लिखोगे, वहीं पे भी फिजियोलॉजी भी लिखोगे। तो इससे ये होगा कि आप जब भी पढ़ोगे तो आपको सिर्फ एक ही नोट्स पढ़ने हैं, चाहे आप एनाटॉमी के लिए पढ़ो चाहे आप फिजियोलॉजी के लिए पढ़ो। तो आपके दोनों सब्जेक्ट्स के लिए वो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। सो अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की, जो कि है ब्लड। ब्लड में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि एनीमिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इम्यूनिटी, ब्लड कोएगुलेशन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमने 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो ये काफ़ी इजी होते हैं और हमें बहुत अच्छे से बन भी जाते हैं, और इसलिए भी मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का ये फेवरेट चैप्टर रहता है, और मेरे टाइम पर मेरा भी ये फेवरेट चैप्टर था। तो आपको ब्लड में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से बन ही जाएगा। बट इसमें एक चीज़ है, इसमें नॉर्मल वैल्यूज़ बहुत सारी हैं जो कि जिनकी फ़िक्स्ड वैल्यूज़ होती है, जैसे आरबीसी, एरिथ्रोपोइसिस, ये सब की फ़िक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, फ़िक्स डेज होते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। तो आप इनके लिए एक नॉर्मल चार्ट बना सकते हो या फिर एक कॉपी बना लो जिसमें आप सारी नॉर्मल वैल्यूज़ वहाँ पे मेंशन करो, और जब भी आपको फ्री टाइम रहे आप उनको एक बार रीड करते रहो, तो आपको वो चीज़ अच्छे से याद रहेगी, एंड ऐसे ही आपका ब्लड चैप्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम को कैसे पढ़ना है? बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम उसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप उसको कैसे पढ़ सकते हो? आप कॉलम बना लो। कॉलम में आप क्या क्या मेंशन करोगे? सोर्स मेंशन करोगे, एक्शन मेंशन करोगे, डेफिशिएंसी मेंशन करोगे और एक्सेस मेंशन करोगे। बस आपका एंडोक्राइन सिस्टम ख़त्म। आपको
हार्मोन का नाम लिखना है, सोर्स में आपको ये लिखना है कि हार्मोन कहाँ से सेक्रेट हो रहा है, एक्शन में लिखना है कि हार्मोन का एक्शन क्या है, डेफिशिएंसी में लिखना है कि हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो डेफिशिएंसी में ये चीज़ें होंगी, और अगर हार्मोन ज़्यादा हो गया तो एक्सेस में आपको वो लिख देना है कि हार्मोन ज़्यादा हो गया तो ये चीज़ें हो गई। बस दैट्स इट, आपका एंडोक्राइन सिस्टम ख़त्म। अब बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे पढ़ना है। उसमें जो हार्मोन्स हैं उसमें आप वही कॉलम मेथड यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद जो उसमें कुछ प्रोसेस हैं, साइकिल्स हैं, उनको आप फ्लो चार्ट में मेंशन करके वैसे आप रीड कर लो, वैसे पढ़ लो, और बस आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म। अब बात करते हैं 3 चैप्टर्स की, जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनको मैंने 3 साथ एक साथ क्यों बोला, बिकॉज ये तीनों में आपको एक ही ट्रिक फॉलो करनी है, जो कि है लिंक करके पढ़ो। लिंक कैसे करके पढ़ेंगे, तीनों को आपस में लिंक नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हो तो आप उसमें सबसे पहले नेफ्रॉन पढ़ते हो, तो आप ये देखो कि नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन रहेगा तो आपकी यूरिन फॉर्मेशन होगी, यूरिन फॉर्मेशन होगी तो यूरिन कंसंट्रेशन होगा, यूरिन कंसंट्रेशन होगा तो आपका एसिडिफिकेशन होगा, एसिडिफिकेशन होगा तो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स आएगा। तो इससे आपके 5 टॉपिक्स हो गए, 5 टॉपिक्स हो गए, ऐसे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़त्म। इसके बाद आप डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्मोन्स, एंजाइम, सेक्रीशंस ये सारा पढ़ लो, पूरी आपकी वो प्रोसेस रहेगी डाइजेशन की, तो आपको वो पढ़ना है, एक एक स्टेप पढ़ना है अच्छे से। रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको पढ़ना है। इसमें वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ होती हैं, तो वो आप नॉर्मल वैल्यू वाली कॉपी में लिख सकते हो, तो वो पढ़ना है। उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं, तो वो भी आपको रेस्पिरेशन में पढ़ना है। फिर रेस्पिरेशन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है ना, वो एग्ज़ाम के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट वो प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना एक्सटर्नल का फेवरेट टॉपिक होता है, तो आप जब प्रैक्टिकल देने जाओगे तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को तो बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल रहता है वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से ज़रूर क्वेश्चंस पूछता है, तो आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिकल के लिए तो बहुत अच्छे से पढ़ना। तो ये तो हो गई हमारे सारे चैप्टर्स की बात, बट अभी मैंने 2 मेन चैप्टर्स की तो बात करी नहीं। वो 2 मेन चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनकी मैंने बात क्यों नहीं करी, बिकॉज ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ना, इनको एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना रहता है, इनको आपको बहुत अच्छे से, बहुत डीपली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होता है, बिकॉज आपके जो आगे के सब्जेक्ट्स हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं, तो आपको इनका बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी। CVS के मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ऑन टिप्स होने चाहिए, बिल्कुल जब आपसे कोई भी पूछे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इसके लिए कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, आपको जो भी पसंद हो, गाइटन, AK जैन, शंभुलिंगम, जो भी आपको पसंद रहेगी आप उससे पढ़ो, बट आपको ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना चाहिए, ऑन टिप्स होने चाहिए। सो CVS और CNS को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड या आपके सारे चैप्टर्स ऐसे ही हो गए। सो दिस इज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड नो रिगार्डिंग फिजियोलॉजी प्रिपरेशन। सो अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न की बात करें, तो हमें ये पता चलता है, अगर आप क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। मतलब या तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, और या तो बिल्कुल ही नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपको कैसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, आपको सारे टॉपिक रीड करने हैं, आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। सो आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं अच्छे से। फिर अगर बाकी सब्जेक्ट्स में देखें, जैसे एनाटॉमी, बायोइलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़, बायोमैकेनिकल मोडालिटीज़, तो इनमें क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए कि हमारे लिए इजी होता है। बट जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में क्वेश्चंस जल्दी रिपीट नहीं होते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे, तो इस वजह से भी बच्चे डरने लगते हैं फिजियोलॉजी से कि आखिर पूछा क्या जाएगा हमसे, हम क्या क्या पढ़ के जाएँ।
तो आपको ऐसा पैनिक नहीं होना है। आपको मैंने जो अभी सारी चीज़ें बताई आपको उसको फॉलो करना है और आपके श्योरली बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस डरो नहीं, प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई करो। इसके बाद आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालो, आप टीचर्स से ले लो, खुद निकाल लो, या फिर आप मुझसे भी ले सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर आप मुझे डीएम करो, मैं वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूँगी। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का पेज जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप उसमें मुझे डीएम कर सकते हो और मैं आपको श्योरली रिप्लाई दूँगी वहाँ पर। अब बात करें जब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आपको क्या करना है। तो आपको रीडिंग मेथड यूज़ करना है, आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज करते रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते रहना है, फिक्स्ड वैल्यूज़ आपको रिवाइज करते रहना है। और एक चीज़ और कि आपको जो भी टॉपिक है उसकी सब हेडिंग, उसके कीवर्ड्स अच्छे से याद रखने हैं। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि ना बच्चे सब हेडिंग्स भूल जाते हैं या सब हेडिंग्स गलत लिख देते हैं और प्रोसेस सही लिख देते हैं, तो उससे भी मार्क्स कम हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप हेडिंग ही गलत लिखोगे तो एग्जामिनर कभी कभी बहुत थका रहता है, तो वो ये देखता है कि यार बच्चे ने तो हेडिंग ही गलत लिखी, तो वो अंदर की प्रोसेस भी नहीं पढ़ता और आपके मार्क्स वहीं पे कम हो जाते हैं। तो आपको सब हेडिंग्स, कीवर्ड्स, इन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है और आपको ये गलत नहीं लिखना है। एक लास्ट चीज़ और जो आपको पास करा सकती है, जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है, दैट इज़ फोकस ऑन 2 मार्क्स क्वेश्चंस। 2 मार्क्स क्वेश्चंस पे आप फोकस करिए। आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं लिखना है। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी पता है ना, अगर आप एक लाइन भी लिख कर आओगे तो आपको 1 नंबर मिल जाता है, और आप पूरा लिख कर आओगे तो 2-2 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आपके 20 मार्क्स वहीं से कन्फर्म हो गए। फिर आप 30 मार्क्स तो कहीं से भी ला ही सकते हो, आप पास हो जाओगे। सो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, वो गलत नहीं लिखना है प्लीज़। उसमें मार्क्स नहीं कटते तो वो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको डायग्राम्स पे अच्छे से फोकस करना है। डायग्राम आपको गाइडन में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। गाइडन और सिम्बोलिज्म दोनों में ही डायग्राम्स अच्छे हैं, बट मुझे ज़्यादा अच्छे गाइडन के डायग्राम्स लगे, तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा। सो आपको डायग्राम्स अच्छे से देखना है। उससे ये होगा कि अगर आपको थ्योरी नहीं भी याद आ रही है बट डायग्राम पता है, तो आप डायग्राम बना कर आओगे, उससे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि डायग्राम्स बहुत अट्रैक्टिव होता है। और अगर आपको डायग्राम पता है ना, तो आपको थ्योरी भी याद आ ही जाएगी उसको देख के, तो आप कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आओगे, पूरा करके आओगे। सो अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर की। सो इसमें आपके 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहते हैं, 10-10 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहते हैं और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहते हैं, और आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको चॉइस आ गई तो वेल एंड गुड, बट आपको चॉइस नहीं आती है मेनली, सो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करें कि आंसर्स को आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करना है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 50 to 60 वर्ड्स मेनली लिखना रहता है। तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हो, आप उस टॉपिक की डेफिनेशन लिख लो, आपको अगर कोई डायग्राम याद आ रहा है तो वो लिख लो, या कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है तो वो लिख लो। उसका आपको 50 to 60 वर्ड्स होने चाहिए। मोस्टली आप हाफ पेज ले सकते हो, हाफ पेज का आपका आंसर होना चाहिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पॉइंट टू पॉइंट भी होते हैं, तो जिसमें आपको वर्ड्स नहीं देखना होता है। अगर पॉइंट टू पॉइंट आंसर है तो आप उसको बस उतना ही लिखो, आपको वर्ड्स देखने की ज़रूरत नहीं। सो अब बात करें 10 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बेसिकली 250 to 300 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है। मिनिमम 3 पेजेस का आप आंसर लिख सकते हो। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना रहेगा, आपको उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है, उस टॉपिक की सारी आउटलाइन, सब हेडिंग्स को मेंशन करना है, उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम रहेगा आपको वो भी बनाना है, और कोई अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह होगा तो आपको वो भी मेंशन कर देना है, जिससे आपका आंसर बड़ा रहेगा और अट्रैक्टिव रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब 15 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको 450 to 500 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है। मतलब मिनिमम आपको 5 पेजेस का आंसर लिखना होता है। तो इसमें आप क्या क्या लिखोगे, आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है, उसका मतलब डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद उसकी सारी आउटलाइन, सारी सब हेडिंग्स कवर करोगे, उसमें जो भी डायग्राम्स रहेंगे, 2-3 डायग्राम्स जितने भी रहेंगे वो पूरे अच्छे लेबलिंग के साथ बना के आओगे, और कोई भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रहेगा तो उसको भी आप अच्छे से मेंशन करोगे। कुछ और बातें जो आपको एग्ज़ाम देते टाइम याद रहनी चाहिए वो है कि जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो आप उसको एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज करना, तो उससे आपका डायग्राम बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप जो भी लेबलिंग करोगे तो ट्राई करना कि सारी लेबलिंग एक ही साइड में हो, स्पेशली राइट साइड में हो। और आप कलर्स का यूज़ कर सकते हो, कोई भी कलर्स हो सकते हैं, उनका यूज़ कर लो। उसके बाद आप पेन में ब्लैक पेन, ब्लू पेन, दोनों पेन का यूज़ कर सकते हो। अंडरलाइन करो, जो भी सब हेडिंग्स हैं उनको अंडरलाइन करो, और राइट
राइटिंग उतनी मैटर नहीं करती, बट ये ट्राई करना कि आपका जो पेपर रहेगा वो नीट एंड क्लियर दिखे, तो उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमेशा याद रखिए कि आप जो भी करना चाहते हो आप वो ज़रूर कर पाओगे। सो अगर आप चाहते हो कि आपको फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो आप ज़रूर लेकर आओगे। अब आपको फिजियोलॉजी से बिल्कुल डरना नहीं है। मैंने जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी टिप्स बताई हैं, आपको उनको अच्छे से फॉलो करना है एंड आई नो कि आप फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। सो बिल्कुल भी डरो नहीं। जब भी पढ़ने बैठो तो पेन कॉपी लेकर बैठो। पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करो। भले ही आप 1 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन उस वक्त सिर्फ पढ़ाई करोगे। प्लीज़ फ़ोन को बहुत दूर रख देना। फ़ोन से पढ़ रहे हो तो नेट ऑफ कर देना, नोटिफिकेशंस ऑफ कर देना। सिर्फ उस टाइम पर आपको पढ़ाई करनी है एंड आई नो कि आप फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। So if you have any doubt regarding this video or you want me to make videos on some other topic, you can DM me on my Instagram page. I have mentioned here. And also मैं और भी ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिएगा और उनकी भी हेल्प ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।